1336 में तैमूर पैदा हुए। इतिहास में वो तैमूर दीलेम या टैमरलेन के नाम से जाने गए, जो तैमूर लंग का बिगड़ा हुआ रूप है। ये नाम उनकी जवानी में लगी टांग की चोट की वजह से पड़ा, लेकिन इस चोट ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को कम नहीं किया। तैमूर का शुरुआती जीवन मध्य एशिया की उथल पुथल वाली राजनीति में बीता। वो बरलास कबीले से थे, जो मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था और फारसी भाषा और संस्कृति को अपनाया था। अपने घुमक्कड़ मूल के बावजूद बरलास जनजाति ट्रांसोनक्सियाना में बस गई थी। ये जगह आज के उज्बेकिस्तान और आसपास के इलाकों में है। तैमूर की शिक्षा उनके सामाजिक स्तर के हिसाब से थी, जिसमें घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और साहित्यिक गतिविधियों पर जोर दिया गया था। इन शुरुआती वर्षों ने तैमूर में एक योद्धा और एक नेता के गुण पैदा किए, जिन गुणों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया। हालांकि उनके शुरुआती जीवन में वंशानुगत शक्ति की विलासिता नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज दी, लचीलापन। तैमूर का सत्ता में उदय राजनीतिक चालबाजी और रणनीतिक प्रतिभा से भरा था। उन्होंने शुरुआत में एक सैन्य नेता के रूप में प्रभाव प्राप्त किया, अपने करिश्मे और रणनीतिक कौशल का उपयोग करके समर्थन हासिल किया। मंगोल इल्खानते के पतन के बाद के अराजकता में ट्रांसोनक्सियाना प्रतिस्पर्धी गुटों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। तैमूर ने इस अवसर का लाभ उठाया, गठबंधन बनाए और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया। 1370 तक उसने ट्रांसोनक्सियाना पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था, समरकंद को अपनी राजधानी बना लिया था। इस रणनीतिक आधार से तैमूर ने विजय प्राप्त करने की एक श्रृंखला शुरू की, जो 3 दशकों तक चली। उनके सैन्य अभियानों की विशेषता सावधानी पूर्वक योजना, निर्मम दक्षता और अपनी शक्ति के प्रमाण के रूप में खोपड़ियों के पिरामिड को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति थी। एक एक करके पड़ोसी राज्य तैमूर की सेनाओं के हाथों गिर गए। उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हुए उत्तर में गोल्डन होर्डे को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने अपना ध्यान पश्चिम की ओर लगाया, मिस्र के मामलुकों और ऑटोमन साम्राज्य से संघर्ष किया, फारस और मेसोपोटामिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। तैमूर की विजय केवल जमीन हथियाना नहीं थी, वे एक भव्य दृष्टि से प्रेरित थे। उसने चंगेज खान की विरासत का अनुकरण करने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य मंगोल साम्राज्य को उसके पूर्व गौरव को बहाल करना था। हालांकि अपने पूर्ववर्ती के विपरीत तैमूर एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था और अक्सर अपने अभियानों को गैर विश्वासियों के खिलाफ जिहाद के रूप में सही ठहराता था। हालांकि यह धार्मिक उत्साह अक्सर राजनीतिक व्यावहारिकता के साथ जुड़ा हुआ था, जैसा कि साथी मुस्लिम शासकों के खिलाफ उनके अभियानों में देखा गया था। उसकी सैन्य शक्ति निर्विवाद थी। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के सैनिकों से बनी एक विशाल और अनुशासित सेना की कमान संभाली, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अद्वितीय कौशल और रणनीति का योगदान दिया। तैमूर की सेना में मध्य एशियाई मैदानों के कुशल घुड़सवार, अनुशासित पैदल सेना इकाइयां और उन्नत घेराबंदी हथियार थे, जो इसे किसी भी युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय बल बनाते थे। उसकी जीत ने यूरेशिया के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया, जिससे विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों का निशान बन गया। 1398 में अपनी शक्ति के चरम पर तैमूर ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। आंतरिक कलह और अस्थिरता से कमजोर दिल्ली सल्तनत ने एक आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत किया। तैमूर का आक्रमण तेज और क्रूर था। उसकी सेनाओं ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली शहर को बर्खास्त कर दिया और हजारों निवासियों का नरसंहार किया। सल्तनत हमले का सामना करने में असमर्थ चरमरा गई। जबकि तैमूर अपने मौजूदा क्षेत्रों को मजबूत करने के इरादे से भारत में नहीं रहा, उसके आक्रमण के प्रभाव गहरे और लंबे समय तक चलने वाले थे। दिल्ली की बर्बादी ने सल्तनत को खंडहर में छोड़ दिया, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिसे अंततः 1 सदी बाद मुगलों ने भर दिया। इसलिए तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करता है, जो एक युग के अंत और भारत के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में उनकी विरासत बहस का विषय बनी हुई है। कुछ इतिहासकार उनके आक्रमण के विनाश और क्रूरता पर जोर देते हैं, जबकि अन्य भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में इसकी अप्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार करते हैं।